गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑडिट क्या होती है, इसका अर्थ क्या है और इसकी क्या परिभाषा दी गई, इसकी ऑडिट की क्या-क्या विशेषता है और इसके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑडिट के अर्थ के बारे में। ऑडिट लैटिन भाषा के ओडाइट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ सुनने से है। ऑडिट का अर्थ एवं मूल उद्देश्य लेन-देन संबंधी लेखों की जांच करके उनकी सत्यता एवं विश्वसनीयता को प्रमाणित करना है। प्राचीन काल में क्या होता था, यानी एक व्यवसाय को लगता था कि अपने व्यवसाय में अशुद्धियाँ हो रही है, कर्मचारी के द्वारा गलतियाँ की जा रही है और और कपट की आशंका भी होती थी कि कर्मचारियों के द्वारा कपट या गबन किया जा रहा है। तो वह क्या करता था, अशुद्धि व कपट व गबन को रोकने के लिए एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति कर देता था। तो न्यायिक अधिकारी क्या करता था, जिस लेखापाल के द्वारा उन लेखों का रिकॉर्ड किया गया है, उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता था और उससे मौखिक रूप से उसका स्पष्टीकरण लेता था कि किस प्रकार आपने रिकॉर्ड बनाए, किस प्रकार आपने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए वो किस प्रकार किया और उसकी मौखिक रूप से जो बताता उसी के आधार पर उस रिकॉर्ड की सत्यता व विश्वसनीयता को प्रमाणित करता था। अब क्या हुआ, ऑडिट का अर्थ ये मूल उद्देश्य लेन-देन संबंधी लेखों की जांच करके उनकी सत्यता एवं विश्वसनीयता को प्रमाणित करना रह गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अनुसार ऑडिट किसी भी संस्था या उपक्रम में आंकड़ों, विवरणों, दस्तावेजों, क्रियाओं, निष्पादन तथा एक निश्चित उद्देश्य के लिए की गई व्यवस्थित एवं स्वतंत्र जांच है। व्यवस्थित की बात करें तो जिन नियमों के आधार पर वो बनाए गए, उन नियमों के आधार पर क्या वह रिकॉर्ड बनाए गए या नहीं बनाए गए, उसकी जांच की जाती है। और स्वतंत्र जांच के लिए अपन कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा जांच की जाती है, यानी जिस व्यक्ति ऑडिटर के द्वारा जांच की जाती है, क्या वह ऑडिटर पूर्वाग्रह से मुक्त है, क्या उसका किसी कर्मचारी से लगाव तो नहीं है, या कर्मचारी उस कंपनी के कर्मचारी या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति से या उनके किसी रिश्तेदार से या लगाव तो नहीं है, क्या वो दबाव में आकर रिपोर्ट तो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो ये देखा जाता है। यानी एक ऑडिटर निष्पक्ष भाव से बिना किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बिना किसी कर्मचारी की बिना किसी लगाव से बिना किसी दबाव में आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वह ऑडिट कहलाएगी। अतः ऑडिट किसी भी संस्था उपक्रम के हिसाब किताब के लेखों, पुस्तकों, प्रपत्रों, दस्तावेजों, क्रियाओं तथा निष्पादन की एक व्यवस्थित, बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच है, जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा की जाती है। प्रमाणकों का मतलब है कि जिस संस्था की ऑडिट की जानी है, उस संस्था के कर्मचारियों द्वारा उस जो लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट है, उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उस ऑडिटर द्वारा उस कंपनी से कुछ वाउचर वगैरह और सूचनाएं मांगी जाती है और जो सूचनाएं ऑडिटर को अवेलेबल करवाई जाती है, उसके आधार पर वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि ऑडिटर को लगता है कि जो सूचनाएं उसको प्रोवाइड करवाई गई है वह सूचनाएं कम है, तो वह उसके लिए स्पष्टीकरण भी मांग सकता है और वह और सूचनाएं अवेलेबल करवाने के लिए कह सकता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अंकेक्षण किसी भी संस्था अथवा उपक्रम का किया जाना, यानी अंकेक्षण ऑडिट किसी भी संस्था या उपक्रम की, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो निजी संस्था हो, चाहे वो गैर सरकारी अर्ध सरकारी संस्था हो, किसी भी संस्था की ऑडिट की जा सकती है। और इसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि उस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो, यानी लाभ कमाने वाली संस्था और एक ट्रस्ट रूपी यानी लाभ नहीं कमाने वाली संस्था की भी ऑडिट की जा सकती है। अब दूसरी विशेषता इसकी लेखा पुस्तकों एवं अन्य वित्तीय सूचनाओं की जांच। अंकेक्षण केवल लेखा पुस्तकों की जांच नहीं है, बल्कि इससे संबंधित सभी सूचनाओं, प्रपत्रों, दस्तावेजों, क्रियाओं तथा निष्पादन की जांच है। इसके बाद में इसका तीसरी विशेषता है बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच। अंकेक्षण एक सामान्य जांच न होकर एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं एक आलोचनात्मक जांच है, जो चतुराई, ज्ञान व अनुभव से की जाती है।
अब बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता है स्वतंत्र जांच। स्वतंत्र जांच के बारे में अपन पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है जो एक स्वतंत्र, दक्ष एवं अनुभवी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। स्वतंत्र व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से है जिसका संस्था से कोई लगाव नहीं है तथा उसका उस संस्था के लेखों को तैयार करने के लिए किसी प्रकार का हाथ नहीं है, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, बिना किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, बिना किसी की दबाव में आकर बिना किसी दबाव में आकर वह अपने लाभ हानि खाता और पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब इसकी बाद में इसके प्रमाणकों तथा सूचनाओं के आधार पर अंकेक्षण, यानी एक ऑडिटर को उस कंपनी के कर्मचारी, उस कंपनी के द्वारा जो वाउचर वगैरह, जो प्रमाणक और जो वित्तीय सूचनाएं अवेलेबल करवाई जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसी के आधार पर वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि अंकेक्षक संतुष्ट नहीं हो तो स्पष्टीकरण भी मांग सकता है, और यदि उसकी सूचना अवेलेबल नहीं करवाई जाती है तो वह इसके लिए अपनी जो रिपोर्ट में भी ये प्रदर्शित कर सकता है, कि प्रस्तुत कर सकता है कि ये सूचनाएं मेरे को अवेलेबल नहीं करवाई गई है, तो वह पैरा बना सकता है। अब लेखों का सत्यापन। अंकेक्षण के द्वारा एक संस्था के लाभ हानि खाते तथा स्थिति की सत्यता की तथा विश्वसनीयता को प्रमाणित किया जाता है ताकि सामान्य जनता उसमें विश्वास कर सके। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसके उद्देश्य की बात करते हैं। एक बार उसके उद्देश्य के बारे में देखने से पहले एक विशेषता और है कि ये निश्चित अवधि के लेखों की जांच की जाती है। जनरली क्या होता है कि वर्ष भर के लेखों की लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट की जांच की जाती है, लेकिन ये अवधि किसी विशेष परिस्थिति में ये अवधि कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। और इसकी एक विशेषता और है, अंकेक्षक द्वारा राय प्रकट किया जाना। अंकेक्षण का कार्य पूर्ण होने पर, एक ऑडिट का कार्य पूरा होने पर अंकेक्षक लेखों, विशेष रूप से बैलेंस शीट और पेंडल के सही एवं उचित होने संबंधी राय देता है। ये कार्य वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करके करता है। जांच के दौरान यदि अंकेक्षक किसी लेखे, प्रविष्टि आदि से संतुष्ट नहीं है तो उसके द्वारा इसका उल्लेख अपने प्रतिवेदन में किया जाता है। अब बात करेंगे इसके उद्देश्य की। इसके उद्देश्यों को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैसे प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके, सहायक उद्देश्य क्या है और एक विशेष उद्देश्य क्या है। पहले अपन बात करते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य की। प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत अंकेक्षकों अंतिम खातों के समय निम्न 3 उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। पहले क्या करना होगा, लेखों का सत्यापन, यानी लेखों के सत्यापन के अंतर्गत अंकेक्षक यह सत्यापन करता है कि लेख के सर्वमान्य लेखांकन नीतियों, सिद्धांतों, व्यवहारों और कानून से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार तय किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। यानी जो लेखों का सत्यापन करते समय उसको देखना होता है कि जो इसके बाद रिकॉर्ड बनाए गए, क्या उनमें जो सिद्धांत जो नियमों को लागू किया गया है या नहीं किया गया है, ये देखना होता है। इसके बाद इसका सेकंड मेन ऑब्जेक्ट है लाभ हानि खाते की शुद्धता की जांच। यानी अंकेक्षण के अंतर्गत यह भी प्रमाणित करना होता है कि किसी संस्था का P&L अकाउंट जिस अवधि के लिए वह तैयार किया गया है वो वास्तव में क्या वो सही है या नहीं है, यानी उस अवधि का सही लाभ अथवा हानि प्रकट करता है या नहीं करता है। अब इसके तीसरे मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो बैलेंस शीट के सही व उचित होने की जांच, यानी जिस निश्चित अवधि के लिए जो उस कंपनी की, जो संस्था की बैलेंस शीट दी गई है, क्या वह वास्तव में वह सही व उचित स्थिति को प्रदर्शित कर रही है या नहीं कर रही, ये भी देखा जाता है। ये हो गई इसके प्रमुख उद्देश्य। अब बात करते हैं इसके सहायक उद्देश्य की। सहायक उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की त्रुटियों, छल कपट, जो भी अशुद्धियां है उसका पता लगाया जाता है और उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो पहला सहायक उद्देश्य इसके अशुद्धियों का पता लगाना। क्या होता है कि किसी भी संस्था में कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, जैसे सैद्धांतिक अशुद्धियां भी हो सकती है, हिसाब की अशुद्धियां भी हो सकती है, सत्यपूर्व अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, जो भी है वो कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेस में अपन स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो इन अशुद्धियों को पता लगाने के लिए भी अपन एक
ऑडिटर को क्या है कि उसके ऑडिट कर एक व्यवसाय को ऑडिट करवानी पड़ती है। अशुद्धियाँ क्या होती है? अशुद्धियाँ किसी भी कर्मचारी के द्वारा जानबूझकर नहीं की जाती। या तो कर्मचारी की असावधानी, उसकी लापरवाही या उसकी अज्ञानता के कारण भूलवश होती है। तो उन अशुद्धियों को पता लगाने के लिए भी अपने को ऑडिट करवानी पड़ती है, क्योंकि अशुद्धियाँ जानबूझकर तो की नहीं जाती है। हो सकता है कि उस अशुद्धि से कंपनी किसी संस्था को लाभ भी हो सकता है और उस संस्था को हानि भी हो सकता है। तो उस अशुद्धि का यदि ऑडिट करवाते हैं तो उस अशुद्धि का आसानी से पता लग जाता है और उसको सुधार के लिए एक ऑडिटर कंपनी को बता सकता है। ठीक है। अब इसका दूसरा उद्देश्य छल कपट अथवा गबन का पता लगाना। गबन क्या होता है? छल कपट। गबन क्या होता है? गबन हमेशा जानबूझकर किया जाता है और हमेशा संस्था या कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से और अपने निजी स्वार्थ के कारण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी अशुद्धि तो क्या होता है कि जानबूझकर नहीं की जाती, भूलवश होती है, जबकि कपट जानबूझकर किया जाता है और उसका किसी जो भी कंपनी का कर्मचारी कपट करता है, गबन करता है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। तो वह नकद का गबन भी कर सकता है, वह माल का गबन भी कर सकता है, सुविधाओं का गबन भी कर सकता है, संपत्तियों में भी हेराफेरी कर सकता है। तो इन गबन का पता लगाने के लिए भी अपने को ऑडिट करवानी होती है, ताकि गबन को पता लगाया जा सके और उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जा सकी है। कपटपूर्ण कार्य तथा गबन करने वाले व्यक्ति इन कार्यों में अधिक चतुर एवं चालाक होते हैं। इनके द्वारा किए गए कपट व गबन को ढूंढ निकालना आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि कपट जानबूझ कर किया जाए तो वो नियमों में जो कमी रहती है, जो कंपनी के जो रिकॉर्ड्स में जो कमी रहती है, उसी के आधार पर की जाती है। क्योंकि और इस कपट के लिए कि एक ऑडिटर गारंटी भी नहीं दे सकता है कि वह गबन को ढूंढ कर निकाल लेगा, क्योंकि जो भी कर्मचारी कपट करता है उसको पता है कि अपने कार्य की ऑडिट होगी, इसलिए वह क्या करता है कि वो उसमें जो नियमों में जो कमियां है, उसको ध्यान में रखते हुए वह कपट करने की कोशिश करेगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि एक ऑडिटर उस कपट को ढूंढ निकाले। यानी कभी भी ऑडिटर उस कपट को ढूंढ निकालने के लिए सत्यता की गारंटी कभी भी नहीं देता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कपट एवं अशुद्धियों को अ, कपट एवं अशुद्धियों को रोका भी जा सकता है ऑडिट के द्वारा, क्योंकि जब किसी कंपनी के कर्मचारी को लगता है, जैसे मान लो कंपनी का कर्मचारी हमेशा लापरवाही करता है या बहुत सारी अशुद्ध गलतियां करता है, तो उसको पता है कि यदि अपने को आने वाले टाइम में अपने कार्य की ऑडिट होगी तो वह सावधानी से कार्य करेगा। उसको लगता है कि यदि अपनी गलती पकड़ में आएगी तो अपने को डांटा जाएगा, अपनी वेतन भी कम किया जा सकता है, अपने को संस्था से निकाला भी जा सकता है। इसलिए वह क्या करेगा, एक सावधानी से और सचेत होकर कार्य करेगा। तो इससे क्या है कि अशुद्धियां कम हो जाती है। और इससे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कपट भी करता है तो उसको भी पता होता है कि आने वाले टाइम में अपने कार्य की ऑडिट होगी और हो सकता है अपने पकड़ में आ जाए तो अपने ऊपर एक्शन कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए क्या है कि छोटे मोटे जो गबन करते हैं कंपनी के कर्मचारी, तो वह क्या करते हैं, वो गबन गबन करने से डरेंगे, क्योंकि उन कार्य की ऑडिट होगी तो वो गबन करना नहीं चाहेंगे। और जैसे मान लो कोई एक जो गबन का एक अच्छी तरह उनको गबन करने का टैलेंट हो, अच्छी तरह की उनको नियमों के अंदर जो कमियां उनको पता है, वो व्यक्ति तो गबन कर ही सकता है। लेकिन जो छोटे मोटे जो संपत्ति वगैरह की जो गबन करते हैं, उसके लिए कंपनी के कर्मचारी डर के रहेंगे और गबन करने से बचेंगे। इस प्रकार कपट एवं अशुद्धियों को रोकने में भी ऑडिट सहायता करती है। अब बात करते हैं प्रबंधकों को सलाह देना। ऑडिटर को लेखांकन का विशेष ज्ञान एवं अनुभव होता है, तो वह क्या करता है, उस विशेष ज्ञान और अनुभव को वह प्रबंध को उचित लेकर रखने, कपट एवं गबन को रोकने, लेखा संबंधी कानूनों का पालन करने आदि के संबंध में मूल्यवान सलाह देता है। क्योंकि ऑडिट को अच्छी तरह जानकारी होती है, वो रिकॉर्ड्स जो उन कानूनों का पालन करने के लिए मूल्यवान सलाह देते हैं, ताकि वह
उसमें सुधार किया जा सकते हैं, जिससे प्रबंधों की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है तथा प्रबंध प्राय रूप से लाभान्वित होते हैं। उनको अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार कपट को रोका जा सकता है, किस प्रकार अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है। इसलिए भी वह क्या है, कंपनी के कर्मचारी को कंट्रोल में रख पाते हैं। अब अधिनियम की पालना सुनिश्चित करना। अनेक ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, जैसे कंपनियां हो गई, सहकारी संस्थाएं, समितियां भी हो गई, बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हो गई। इन उपक्रमों की लेखा पुस्तकें इनसे संबंधित विधान के अंतर्गत विधान के प्रावधानों के अनुसार रखी जाती है तथा उनका इनकी ऑडिट करवाना भी कंपलसरी होता है। इस प्रकार अंकेक्षण के माध्यम से इन संस्थाओं के लेके रखने संबंधी कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है, क्योंकि ऑडिट का एक उद्देश्य ऑडिट द्वारा ये जांच करना भी है कि इस ऑडिटर द्वारा ये जांच करना भी है कि इस उपकरण द्वारा लेखों के संबंध में अधिनियम की आवश्यकताओं की पालना हुई है अथवा नहीं हुई है। अब बात करेंगे कराधान संबंधी प्रावधान की पालना सुनिश्चित करना। वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर आदि अनेक ऐसे कर हैं जो प्राय सभी व्यवसायों अथवा संस्थाओं को अपने हिसाब किताब के लेखों का अंकेक्षण कराने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि वे अंकेक्षित लेखों को ही सही मानते हैं। अतः अंकेक्षण द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। अब बात करते हैं इसके विशेष उद्देश्य की। वर्तमान में अंकेक्षण का अर्थ ये नहीं है कि उसके बैलेंस शीट और पेंडल का सही सही व उचित स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है लागत का अंकेक्षण भी होता है, क्रियाओं की समीक्षा, निष्पादन का अंकेक्षण और सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण आदि कार्य भी किया जाता है। ऐसे अंकेक्षण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं तथा प्रत्येक अंकेक्षण का उद्देश्य अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे संचालन अंकेक्षण का उद्देश्य संचालन में कुशलता की वृद्धि के लिए निष्पादन का मूल्यांकन करना होता है। इसी प्रकार लागत अंकेक्षण लागत प्रपत्र की ऐसी जांच है जिसका उद्देश्य ये देखना होता है कि वस्तु की लागत सही अथवा नहीं है। इस प्रकार कार्य की प्रकृति के अनुसार उद्देश्य को लेकर अंकेक्षण करवाया जाता है, तो ऐसे अंकेक्षण को ही विशेष उद्देश्य वाला अंकेक्षण कहा जाता है। इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।